रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सारे एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं यूज़ आता ही है। इनफैक्ट अगर आप अर्थमेटिक में देखें तो दो ऐसे टॉपिक्स हैं, परसेंटेज और रेशियो, जिनका काम अर्थमेटिक के ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं यूज़ होता है। तो अगर आपको अर्थमेटिक अच्छा करना है तो आपको परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन, ये दो चीज़ों में अच्छा होना पड़ेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ खासियत ये है कि बहुत ज़्यादा फार्मूलाज नहीं है, आपको बस अजम्पशन से जाना है, आप एज्यूम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। रेशियो क्या है? अगर आप याद करेंगे तो नॉर्मली ए बाई बी या फिर ए इज़ टू बी, ये रिप्रेजेंटेशन होता है रेशियो का। मतलब हम कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं कंपेयर कर रहा हूँ 3 kg 4 kg, तो रेशियो का 3:4, या फिर उसको 6:8 भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप हमेशा अपने एजम्पशन से जा सकते हैं। जब भी आप रेशियो सॉल्व करें अपने एजम्पशन से जाएं। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। नॉर्मली अगर ए बाई बी रेशियो है तो अगर ए को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को भी सेम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियोज इक्वल होगा। सेम वे ए बाई बी है, अगर ए को किसी से डिवाइड करेंगे और बी को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी रेशियो इक्वल होगा। अब ये दो का एग्जांपल समझिए। सपोज 3/4 ही है, ठीक है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि 6/8 है, उसको फर्दर हम लोग 3/4 ही लिख सकते हैं। तो अगर ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रेशियो सेम होगा। सेम में डिवाइड भी करेंगे तो सेम होगा, बट अगर ऐड करते हैं तो क्या रेशियो सेम होगा? सपोज एक कांस्टेंट हम ऐड किए हैं और एक और कांस्टेंट हम ऐड किए हैं तो रेशियोज इक्वल नहीं होगा। अब इसमें दो कंडीशन होते हैं। ए इज़ लेसर देन बी, तो ए बाई बी विल ऑलवेज बी लेसर देन ए प्लस कांस्टेंट डिवाइड बाई बी प्लस द सेम कांस्टेंट था। एग्जाम्पल समझे, 3/4 है, सपोज 2 ऐड किए हैं तो ये कितना हो गया 5/6। अब 3/4 बड़ा या 5/6 बड़ा है? 5/6 ही बड़ा होगा। जो नॉर्मल तरीका है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। 3 × 6 18 हो गया, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो गया। तो 18 तो छोटा है 20 से, तो इसका मतलब ये होगा। या फिर दूसरा कंडीशन पॉसिबल, अगर ए बी से ग्रेटर है तो a बाई बी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन a प्लस कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई b प्लस द सेम कॉन्स्टेंट। सेम कॉन्सेप्ट ये नॉर्मली सीक्वेंस में बहुत यूज़ होता है। जब आपको अरेंज करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जिसमें ये यूज़ होता है। हम लोग वो डिस्कस करेंगे आराम से। उसी तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। लाइक नॉर्मली अगर देखा जाए कि a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी इंटू वाई इज इक्वल टू सी इंटू जेड है और हमको a b c का रेशियो चाहिए, तो ये हमेशा a के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो गया वाई जेड। सेम वे बी के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स जेड, और सी के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई। तो मेरा रेशियो ऐसा होगा। सिमिलरली अगर a बाई एक्स है, b बाई वाई है, c बाई जेड है, तो इसका मतलब a b c का रेशियो जो होगा वो x:y:z होगा। कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, बट कॉन्सेप्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग देखेंगे कि कैसे बिना कॉन्सेप्ट के हम लोग कोई एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग स्कूल में क्या देखते थे कि स्कूल में हम लोग अगर रेशियो दिया है, ए बाई बी दिया है, तो हम लोग कंसिडर करते थे ax bx और उसका फिर x का वैल्यू निकालते थे, फिर काम करने की कोशिश करते थे। ऐसे में काफ़ी दिक्कत होता है। तो जो हम लोग आज करेंगे वो हम लोग एक्स वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे।
तो रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आप एजम्पशन से ही जाएंगे। अगर आप एज्यूम अच्छा से कर लेते हैं तो बहुत इजी होता है रेशियो में काम करना। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहला क्वेश्चन है, एन अलॉय ए इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो पहले मेरे पास गोल्ड है और सिल्वर है इन द रेशियो ऑफ 2:1। इनको 2:1 के रेशियो में मिक्स किया है। अनदर अलॉय बी इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग सिल्वर एंड प्लेटिनियम। तो यहाँ पे सिल्वर और प्लेटिनियम रख लेते हैं और इसको कितने मिक्स किया है, 3:4। An alloy C is obtained by mixing alloy A and B in a certain ratio such that the ratio of gold and platinum in alloy C is 5:6। तो अब क्या है कि सिल्वर और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि such that the ratio of gold and platinum in alloy C, गोल्ड एंड प्लेटिनम जो होगा वो 5:6 के रेशियो में होगा। तो हम लोग जो C ये फाइंड आउट करना है, इसमें गोल्ड और प्लेटिनम जो होगा वो 5:6 के रेशियो में होना चाहिए, ये बोल रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली रिप्रेजेंट्स द शेयर ऑफ सिल्वर इन अलॉय सी। अब यहाँ पे क्या है, सपोज हम लोगों ने यहाँ पे 2 यूनिट गोल्ड लिया है और 1 यूनिट सिल्वर लिया है, यहाँ पे 3 यूनिट 4 यूनिट, बट हमको क्या चाहिए 5 यूनिट्स और 6 यूनिट्स चाहिए। तो यहाँ पे 2 के बदले हमको 5 चाहिए। डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, एक काम करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 होगा। अब यहाँ समझो, यहाँ पे 10 है तो इसके हिसाब से यहाँ 12 होना चाहिए। उसके लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमको 12 चाहिए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब अगर समझो जो हम लोग मिक्स कर रहे हैं गोल्ड सिल्वर और प्लैटिनम यहाँ पे, तो 5 × 2 10 यूनिट होगा, ये 5 यूनिट होगा, यहाँ पे कितना होगा 9 यूनिट होगा और यहाँ पे 12 यूनिट होगा। ठीक है, तो ओवरऑल कितना होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द शेयर ऑफ सिल्वर इन अलॉय सी। तो अब यहाँ पे टोटल जो हम लोग ये देख रहे हैं, ये तो हो गया हम लोग 15 और ये मान लो ये 10 है और ये कितना हो गया 14 और ये 12। तो इसके हिसाब से सपोज 10 यूनिट है, 14 यूनिट है और 12 यूनिट है, तो ऐड कर लेते हैं, राइट। तो 36 हो गया। तो सपोज 36 यूनिट है, आउट ऑफ 36 यूनिट सिल्वर कितना है 14 यूनिट है। ठीक है, तो सिल्वर जो होगा वो होगा 14 आउट ऑफ 36, राइट, यानी कि 7/18। बट हमारे पास कोई भी ऑप्शन 7/18 के फॉर्मेट में नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे 7 का मल्टीपल कहाँ है, यहाँ पे 49 है, मतलब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला रूल A/B इज ऑलवेज इक्वल टू A इंटू कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई B इंटू द सेम कॉन्स्टेंट टर्म। तो ये हो गया 49 और ये कितना हो गया 7 8 56 और ये 126। तो मेरा आंसर हो गया डी। तो इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ से हम लोग को पता चल जा रहा था कि ये 14 है, तो 14 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। प्राइम नंबर हम लोग देखते हैं, तो 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है डी, तो यहाँ से हमको पता चल जाता। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत वेरिएबल्स मत लें, आराम से सेम नंबर्स जो दिया हुआ है उनके साथ खेलें। ये एक तरह से समझ लीजिए गेम ही है, आराम से नंबर उठाओ और खेलो उसके साथ। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। इन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ आशा एंड रवेना, तो आशा है और रवेना है। द रेशियो ऑफ द इनकम, तो इनकम यहाँ पे इन 2017 मान लेते हैं was 5:4, तो ये 5:4 है। The ratio of Asha's income in the year 17 and 18 is 3:5। तो इनकम अब 18 में देखना है। ठीक है, तो इनकम इन द ईयर 18 to 17, 18 और 17 का 3:5 है। तो यहाँ पे 17 में सपोज 5 रुपया था, यहाँ पे 4 रुपया है,
तो यहाँ पे उसके हिसाब से ये 3 रुपया होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करा, एंड द रेशियो ऑफ रवीनाज इनकम इन द ईयर 2018 to 17 इज़ नथिंग बट 18 to 17 इज़ 3:2। अब यहाँ पे 4 रुपया था, अगर यहाँ पे 4 रुपया था तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 6 रुपया होना चाहिए, तभी ये दोनों 3:2 के रेशियो में होगा। इफ़ ₹10242 इज़ द सम ऑफ द इनकम ऑफ आशा एंड रवीना, तो सपोज़ यहाँ पे 3 रुपया है, यहाँ पे 6 रुपया है, मतलब इसके हिसाब से इनका इनकम 9 रुपया हुआ, बट एक्चुअल इनकम कितना दिखा रहा है, 10242। तो हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि 10242 जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। ये सेम चीज़ है जो हम लोग करते हैं स्कूल डेज में ही, कि मतलब 9x लेते हैं, 9x इज इक्वल टू 10242। तो अब ये मेंटल कैलकुलेशन करना, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, 9x इज इक्वल टू 10242, फिर x निकालेंगे, उसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, ऐसा चलता रहेगा। तो अब क्या है कि यहाँ से ही मेरा आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये देखा जाए तो 10242 कितने टाइम्स है 9 का, तो ये हो गया 1 टाइम्स 38, सो 1138। मेरा जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो गया 1138, जो मेरा जो आंसर होगा वो 1138 का मल्टीपल होगा। पहली बात तो ये है, राइट, क्योंकि मेरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 1138। तो अब यहाँ से भी हम लोग बढ़ सकते हैं कि 1138 का मल्टीपल्स कौन कौन सा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ऑप्शन से, तो 1138 का मल्टीपल 1138 है और 4552 है, ये दोनों ही मल्टीपल है, राइट, और कोई नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देन फाइंड द इनकम ऑफ रवीना इन द ईयर 2017। अब 2017 में हम लोग कितना कंसिडर किए थे, 4 रुपये किए थे, और ये होना चाहिए 1138 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1138 तो होगा नहीं, ये होगा 4552, तो ये हो जाएगा 4552। तो ये मेंटल कैलकुलेशन करना, ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो भी होगा वो मेंटल कैलकुलेशन ही होगा, ठीक है। अगर आप पेन पेपर यूज़ कर रहे हैं, मतलब इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जब भी आप कैलकुलेट करें तो ये सब चीज़ें ध्यान दें, ठीक है, मेंटल कैलकुलेशन करें। अब चलो अगला देखें। 3 फ्रेंड अरविंद, भारत एंड चंदू, तो इनको ABC मान लेते हैं, ठीक है, ABC 3 दोस्त हैं। आर अबाउट टू हैव देयर ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। अरविंद हैज़ 7 एप्पल्स, अरविंद के पास 7 एप्पल है और भारत के पास 5 एप्पल, दैट मीन्स ऑल टुगेदर 12 एप्पल अभी तक हैं, ठीक है। एंड चंदू हैज़ नो एप्पल बट हैज़ 12 कॉइन्स। अब चंदू के पास क्या है कि 12 कॉइन है। ही ऑफर टू पे सम एप्पल, दे एग्री टू शेयर 12 एप्पल्स इक्वली अमंग देमसेल्फ। तो 12 है, मतलब इसके पास 4 होगा, इसके पास 4 होगा, इसके पास 4 होगा। तो 4 कैसे होगा, ये अपना 3 एप्पल इसको देगा, ठीक है, और ये अपना 1 एप्पल इसको देगा, ठीक है। तो अब इससे तो पता चलता है कि अरविंद A और B जो एप्पल्स दिया है वो किस रेशियो में दिया है, 3:1 के रेशियो में दिया है। इसका मतलब जो क्वांटिटी उनको मिलेगा वो भी 3:1 के रेशियो में होगा। तो दे एग्री टू शेयर द 12 एप्पल इक्वली अमंग देमसेल्फ एंड एग्री दैट चंदू वुड पे 12 कॉइन्स फॉर हिज शेयर, ठीक है। तो इसका मतलब ये चंदू जो है ये 12 कॉइन इन दोनों को देगा। तो मान लो 3 कॉइन दिया और 1 कॉइन दिया, मतलब टोटल 4 कॉइन दिया, बट हमको 12 चाहिए, तो 3 टाइम्स होना चाहिए। मतलब इनको कैसा अमाउंट मिलना चाहिए, इसको 9 कॉइन मिलना चाहिए और इसको 3 कॉइन मिलना चाहिए, ठीक है। काम तो मेरा यही हो गया। अब यहाँ पे क्या है, उसके बाद क्या बोल रहा है, भरत सजेस्ट दैट ही वुड पे 5 कॉइन्स एंड अरविंद बी पेड 7 कॉइन्स। तो अब थोड़ा भरत चालाकी कर रहा है, वो बोला कि हमको 5 कॉइन दे दो और अरविंद को 7 कॉइन दे दो। अरविंद सेज दैट ही शुड गेट मोर देन 7 कॉइन्स। तो अरविंद तो कैलकुलेट कर लिया कि उसको 9 कॉइन चाहिए और ये बोल रहा है कि भाई हमको, अब भरत बोल रहा है इसको कि 7 ही कॉइन देंगे, तो बोला कि नहीं हमको तो 7 से ज़्यादा चाहिए। हाउ मच शुड अरविंद गेट, तो अरविंद को कितना चाहिए। हमारा क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो चुका था, इतने दूर आने की ज़रूरत नहीं थी।
तो यहाँ पे अरविंद को 9 कॉइन चाहिए। ठीक है, अब अगला देखिए, अ बैग कंटेन सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, द रेशियो ऑफ, अब कौन कौन टाइप का कॉइन्स है पहले ये देखते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, तो 1 रुपी कॉइन है, 2 रुपी कॉइन है, ये दोनों का रेशियो जो है यहाँ पे 1 रुपी और 2 रुपी का जो कॉइन है उसका रेशियो 5:7 है। मतलब मान सकते हैं कि 5 कॉइन ऑफ 1 रुपया है और 2 रुपये का 7 कॉइन है। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन टू 5 रुपी कॉइन, और 2 और 5 का जो रेशियो है 7:6 है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि इस केस में दोनों नंबर 7 है, तो यहाँ पे हम 5 कॉइन और 7 कॉइन कंसिडर किए हैं, तो यहाँ भी हम 7 कॉइन और 6 कॉइन कंसिडर कर सकते हैं। मतलब ये 5 है, 7 है, 6 है। कुछ और होता तो हम लोग कुछ और नंबर ले सकते थे। फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपीज़ 5 कॉइन इफ द टोटल वैल्यू ऑफ 1 रुपी इन द बैग इज 15। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 5 कॉइन है, तो 1 रुपया वाला कॉइन 5 कॉइन है, तो मतलब 5 रुपया होना चाहिए। बट हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 15 चाहिए। अगर 15 रुपीज़ चाहिए तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये सारा का सारा जो नंबर है उनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 15 कॉइन होना चाहिए था, ये 21 कॉइन होना चाहिए था, और ये जो था 18 कॉइन होना चाहिए था। तो अब ये पूछ रहे हैं कि भाई फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपये कॉइन। 18 कॉइन है और एक कॉइन 5 रुपये का है, मतलब टोटल 90 रुपया हो गया। तो मेरा आंसर हो जाएगा 90, राइट। नेक्स्ट, अ फादर डिस्ट्रीब्यूटेड सम चॉकलेट्स अमंग हिज 4 चिल्ड्रेन। तो अब क्या है कि 4 चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो एल्डेस्ट को 1 मान लेते हैं और यंगर को 4 मान लेते हैं इसमें। द एल्डेस्ट 3 चिल्ड्रेन गॉट अ चॉकलेट इन द रेशियो ऑफ 3:11:7। तो इनको 3:11:7 के रेशियो मिला। मतलब मान लो कि 3 चॉकलेट मिला है, 11 मिला और 7 मिला है। तो देखा जाए कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पे 21 चॉकलेट, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान देना पड़ेगा। द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद फादर एंड द यंगेस्ट चाइल्ड इज बोल रहा है, मतलब अभी का जो केस है, मतलब देने के बाद का केस है। तो ये है और फादर है, तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद फादर एंड यंगेस्ट चाइल्ड इज 3 times द टोटल चॉकलेट विद द 3 एल्डेस्ट सन। इसका मतलब यहाँ पे जो है वो 63 चॉकलेट्स होना चाहिए, 3 times बोल रहा है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ चॉकलेट्स विद फादर एंड विथ ऑल द चिल्ड्रेन इज 3:4। अब ये देखना है यहाँ पे, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हो गया 84, और इसको हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है 3:4 का रेशियो में। क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ चॉकलेट्स विद फादर एंड ऑल द चिल्ड्रेन। तो अब 84 का डिवाइड करता है, सपोज 3 + 4 7 है, बट यहाँ 84 है 12 times, मतलब इनको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सब मेंटल कैलकुलेशन का खेल है। ये हो गया 36, ये हो गया 48। तो फादर के पास 36 चॉकलेट्स हैं और सन्स के पास 48 चॉकलेट्स है। 48 चॉकलेट में से 21 चॉकलेट तो इन तीनों के पास है, तो बचा कितना 27 चॉकलेट्स। सॉरी, फादर के पास 36 है, तो ये इस सन के पास 27 है। अब यहाँ तो हम लोग ने एज्यूम किया है कि 27 है, लेकिन इसके हिसाब से ये है 81, मतलब 3 times हो गया। 3 times हो गया तो मतलब जो भी नंबर उनको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स क्या हो गया, 3 times ऑफ 84 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 252, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हो जाएंगे 252।
2। तो आसान है, एजम्पशन से जाना बहुत आसान होता है इन सब केसेस में। तो रेशियो के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको हमेशा एजम्पशन से कोशिश करें, एजम्पशन से बहुत इजी हो जाता है बनाना। नेक्स्ट देखें, इन क्लास 10 ऑफ ए स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस ए एंड बी। तो 2 सेक्शंस है ए एंड बी विथ स्ट्रेंथ रेशियो 2:1। तो इसमें जो रेशियो है, स्ट्रेंथ रेशियो है, वो 2:1 है। The ratio of boys and girls in section A is 3:4. Sorry, 3:1, and in section B it's 3:5. तो now section B में देखो कि नंबर बड़ा है 3:5, तो 3:5 है यहाँ पे, ये हम मार्क कर देते हैं। तो 3:5 है, तो 3 + 5 जो हो गया वो 8 हो गया। अगर ये 8 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये तो 16 होना चाहिए, और 16 को हमको किस रेशियो में डिवाइड करना है? 3:1 के रेशियो में, राइट। तो अब यहाँ पे अब लिखेंगे इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का है, द रेशियो बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो यहाँ पे होगा 16 है, और यहाँ पे 3 + 1 4 है, मतलब 4 टाइम्स हो गया। ये 12 4 मान लीजिए 12 और 4 है, और यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स तो 3 और 5 ही है, राइट। तो अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर स्टूडेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे 16 और 8 24, राइट। मेरे एजम्पशन के हिसाब से 24 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट इन बोथ द सेक्शंस आर मेड टू स्टैंड इन अ ग्राउंड इन रोज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स विथ ईच रो हैविंग इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो हर रो में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। यहाँ पे इनके पास 16 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे है 8 स्टूडेंट, ठीक है। और अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स को भी देखा जाए, बॉयज़ एंड गर्ल्स को देखा जाए तो 15 है। बॉयज़ कितने हो गए? 15 है, और गर्ल्स हो गए 9, ठीक है। इफ़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पॉसिबल इन अ रो, मैक्सिमम नंबर, यहाँ पे आपको ध्यान देना, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पॉसिबल इन अ रो, मतलब ये HCF के बारे में बोल रहा है। हाईएस्ट नंबर जो हो सकता है एक रो में, क्योंकि ये बोला है कि हर रो में इक्वल नंबर ऑफ पीपल होना चाहिए, राइट। लड़का है तो सब में इक्वल नंबर लड़का है, फिर लड़की लोग भी इक्वल नंबर में है। तो यहाँ पे 2 नंबर है 9 और 15, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 6, बट 6 तो 9 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 15 9 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो 6 का फैक्टर क्या है? 3 है। 3 डिवाइड करता है 9 और 15 को, मतलब मेरा HCF जो होगा वो 3 होगा इस केस में, ठीक है। एनालाइज करके बस निकालो, कैलकुलेट मत करो। तो HCF 3 होगा। इसके मुताबिक हर रो में 3 स्टूडेंट होना चाहिए, हर रो में 3 स्टूडेंट होना चाहिए। बट ये क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पॉसिबल रो इज़ 96, बट इसके हिसाब से हर रो में 96 है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना हो गया? 32 हो गया, ठीक है। तो मतलब हर रो में 32 लड़के हैं, सॉरी 32 टाइम्स है। तो जो भी एजम्पशन हम लोग ले रहे हैं उसका 32 टाइम्स होगा। यहाँ तक जितना भी एजम्पशन लिए हैं उसका 32 टाइम्स मेरा आंसर होगा सारा नंबर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ इन सेक्शन ए एंड बी? अब सेक्शन ए में हम लोग कितना बॉयज़ रखे थे? सेक्शन ए में हमारे पास 12 बॉयज़ थे, और सेक्शन बी में 3 थे, मतलब 9। अब 9 को 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो 9 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 288, राइट। मेरा आंसर 288 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ है, हम लोग को देखना पड़ेगा कि मेरा जो आंसर है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। लाइक 218 नहीं है, 286 नहीं है, 372 नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन से नहीं जा सकते, अदरवाइज ऑप्शन से भी जा सकते थे। राइट, अगला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो सैलरी है उसका रेशियो है 5:7, एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 3:5। B इंटू सी इज़ 3:5। अब मान के चलिए यहाँ पे 5 रुपीज़ है, 7 रुपीज़ है, तो यहाँ तो 7 रुपीज़ पहले हम लोग कर लिए, यहाँ पे 3 रुपीज़ है।
तो हम लोग का ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो दोनों को सूट करे। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं या फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 21। अगर हमको यहाँ पे 21 चाहिए तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 21 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 5 15 और 7 × 5 35, राइट। ये हो गया। द सैलरी ऑफ ए इज़ 165,000, राइट, 165,000 है। अब पूरा कैलकुलेट नहीं करें, इसको छोड़ देते हैं। 165 है और ये 15 है। ज़ीरो तो बाद में ऐड कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उसको। तो ये 15 और 165, ये 165 कितना टाइम्स है? 11 टाइम्स है। इसका मतलब जो भी वैल्यू है उसको हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। और उसके बाद 3 ज़ीरो जोड़ देंगे, बस यही मेरा कंडीशन है। अब ये क्या कह रहा है कि एंड सी स्पेंड 28.57। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि 28.57% है जो हम लोग 2/7 लिखते हैं, राइट। परसेंटेज में पढ़े होंगे 56 या 57, 2/7 ऑफ हिज सैलरी एंड रेंट। तो रेंट में कितना दे रहा है? सपोज यहाँ पे 35 है, ठीक है। तो आउट ऑफ दिस 2/7 दे दे रहा है रेंट में। तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट? अब 2/7 रेंट में दे रहा तो बचा कितना? 5/7। सो 35 × 5/7, राइट। इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 11 होना चाहिए और 3 ज़ीरो जोड़ देंगे। तो 3 ज़ीरो जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे। तो चलो पहले देखा जाए ये कितना है, 5 है। तो 11 × 25, तो ये कितना हो गया? 275 हो गया। 275 के बाद 3 ज़ीरो होना चाहिए मेरा आंसर। सो 275 विथ 3 ज़ीरोस। तो ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट, इनकम ऑफ जॉन एंड केल्विन। तो जॉन है, केल्विन है, इनका इनकम जो है 4:7 के रेशियो, मतलब 4 रुपया 7 रुपये मान लो। एंड देयर स्पेंडिंग आर इन द रेशियो ऑफ 6। अब यहाँ पे स्पेंडिंग जो है, एक्सपेंडिचर, वो 6:11 है, मतलब 4 और 7 तो है नहीं, कुछ बढ़ाना पड़ेगा। इफ़ जॉन सेव्स 1/3 ऑफ हिज इनकम, ठीक है, जॉन सेव्स 1/3 ऑफ हिज इनकम, तो इसका मतलब इसको 3 का मल्टीपल में डालना पड़ेगा। देन व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखो ऑप्शंस में क्या है कि 12, 13, 18, 12 यूज़र, मतलब इस दोनों का नंबर का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 12 होना चाहिए। हमको ऐसा नंबर डालना है कि वो डिफरेंस 12 होना चाहिए। तो 12 जो हो गया वो 1/3 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बस इसी एनालिसिस के साथ चलना चाहिए, ठीक है। 12 जो हो गया वो 1/3 हो गया। अगर 12 जो हो गया 1/3 है किसी नंबर का, तो मतलब टोटल जो होना चाहिए वो हो गया 36, राइट। ऑप्शन से गए हैं, ऑप्शन से नहीं भी जाना चाहे तो आप जा सकते हैं नॉर्मली कैलकुलेट करके, लेकिन यहाँ पे 2 बार 12 रिपीट हुआ इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और उसका क्रॉस चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको 36 चाहिए, तो 36 चाहिए तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ लिख देते हैं 36 और ये हो गया 63। और यहाँ पे हमको ऐसा नंबर चाहिए जो डिफरेंस 12 हो, मतलब यहाँ पे हमको 24 चाहिए। तो इसका मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 24 होगा और ये 44 होगा। तो अब डिफरेंस ले, 63 और 44 का डिफरेंस क्या होगा? 63 और 44 का डिफरेंस हो गया 19। इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 12/19। तो इजी प्रोसेस है, आराम से एनालाइज करके सॉल्व करिए। अब इस केस में क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग लेते हैं 4x 7x, फिर लेंगे 6y 11y, उसके बाद फिर x और y का रिलेशन निकालेंगे। अननेसेसरी इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए नंबर्स डायरेक्टली लें। जब भी आप रेशियोज़ को सॉल्व करें नंबर्स डायरेक्टली लें, बहुत आसान होगा रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।